Namaskar, welcome again to my channel SSC Era. I hope you have watched my previous videos and have understood how nationalism came to Europe, the emergence of nation states in Europe, particularly in France. But do you know, France couldn't remain a democracy for a long time. Napoleon Bonaparte removed democracy, dismantled democratic ideas and re-established monarchy. नेपोलियन को जैसे ही मौका मिला उन्होंने फ्रांस से डेमोक्रेसी को हटाकर मोनार्की को री-एस्टैब्लिश कर दिया. बट लोगों ने उसे क्यों एक्सेप्ट कर लिया? बिकॉज ही हैड इंट्रोड्यूस्ड सर्टेन रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो पहले एब्सोल्यूट रूलर्स के टाइम पर नहीं मिला करते थे. लुई 16 के टाइम पर या बर्बन फैमिली के दूसरे रूलर्स के टाइम पर जो प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे या पीसेंट्री के राइट्स नहीं थे, वो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए थे. तो मोनार्की को भी लोगों ने एक्सेप्ट किया एंड दीज प्रिविलेजेस और दीज रिफॉर्म्स, ये जो क्रांतिकारी सिद्धांत थे नेपोलियन के रिफॉर्म्स के, इनको इसने ना सिर्फ फ्रांस में अपितु जो भी रीजन्स इसने कॉन्कर किए थे. इन प्रीवियस वीडियो एज आई टोल्ड यू, the French armies were set out to carry the nationalist idea abroad. तो जो रीजन्स, जितने भी एरियाज नेपोलियन ने कॉन्कर किए थे, he executed those reforms, he implemented those reforms in those areas too. और इन रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स को, नेपोलियन के इन रिफॉर्म्स को नाम दिया गया है नेपोलियनिक कोड, और यू कैन कॉल सिविल कोड ऑफ 1804. These reforms were quite important. Like, it abolished the privileges by birth. As you have seen, the 3 estates, out of those 3 estates, the clergy and the nobility were enjoying certain privileges by birth. They were exempted from taxes, rather they could collect taxes from the peasants. वो privileges नेपोलियन ने हटा दी थी. Secondly, he called everyone as equal in the eyes of law. कानून के लिए सब बराबर थे according to नेपोलियन. तीसरा इन्होंने क्या किया था कि जो यूनिफॉर्म सिस्टम, एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन्होंने ले आए थे नेपोलियन ने, और यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड हर जगह पर करेंसी, मेजरमेंट, लॉज सब यूनिफॉर्म थे. नेपोलियन ऑल्सो हैड ब्रॉट द राइट टू प्रॉपर्टी, एंड इन सिटीज ऑल्सो गिल्ड restrictions were removed. Guild होता है group of people who belong to same profession. तो एक जैसा profession करने वाले, like goldsmiths, like blacksmiths, they form their guild and they have to follow certain rules established by the guild. तो guild restrictions इन्होंने हटा लिए थे. तो now the businessmen could carry on their trade freely. And he also, one of the most important reforms of civil code of 1804 was abolition of serfdom and freeing the serfs from many manorial dues. अब peasants आजाद थे. जो 3 estates में से 3rd estate थी peasantry, सिर्फ वही टैक्स पे करते थे, और वो राजा को भी टैक्स पे करते थे, चर्च को भी टैक्स पे करते थे, मेनोरियल एस्टेट्स को भी टैक्स पे करते थे. तो वो जो इनके वेरियस टैक्सेस थे, वो अब इन्होंने अबॉलिश कर दिए थे कि ये फ्यूडल लॉर्ड को टैक्स नहीं देंगे. तो पीजेंट्स वर आल्सो फ्री नाउ. एंड दीज रिफॉर्म्स, दिस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म करेंसी, यूनिफॉर्म मेजरमेंट्स, freedom of trade and business has made the trade easier, and because of these reforms, Napoleon and the French armies
were welcomed in the conquered regions. जहां जहां भी नेपोलियन गया उसने अपने ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए. तो शुरू में सबको लगा कि नेपोलियन बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमें कुछ आज़ादी मिल रही है जो हम एब्सोल्यूट रूल के टाइम पर नहीं ले पाते थे. मगर जल्दी ही इन लोगों को ये एहसास होने लगा, जैसे बेल्जियम में और हॉलैंड एक्सेट्रा में, कि वो आसमान से गिरे हैं और खजूर पर अटके हैं. दैट मीन्स कि जो दे हैव वेरी सून रियलाइज्ड कि बिहाइंड दिस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये नेपोलियन ने जो ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं उसके पीछे उसका मोटिव क्या है. और उसका मोटिव था पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश करना. और अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को एस्टैब्लिश करने के लिए नेपोलियन ने क्या किया, टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए. एंड फ्रीडम ऑफ सेंसरशिप, दैट वाज आल्सो freedom of expression, that was also removed. Censorship was imposed. तो ये चीजें भी लोगों को टॉलरेट नहीं हुई थी. एंड मोर ओवर फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इनटू द आर्मी, फ्रेंच आर्मी, क्योंकि अभी भी नेपोलियन की इच्छा थी कि जो यूरोप के बचे हुए रीजन्स हैं उनको वो अपने कंट्रोल में ले आए. तो जो रीजन्स को जीतने के लिए उनको लड़ाई लड़नी थी, उसके लिए आर्मी की जरूरत थी. तो जो ऑलरेडी जीते हुए प्रदेश थे वहां के लोगों को जबरदस्ती आर्मी में अपॉइंट किया जाता था और लड़ाई में झोंक दिया जाता था. These things agitated the people and ultimately the forces of Britain, Russia, Prussia, ऑस्ट्रिया, ये कलेक्टिव फोर्सेस ने नेपोलियन को वाटरलू में लड़ाई के दौरान हरा दिया था. तो एट द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1850 नेपोलियन वाज डिफीटेड बाय द कलेक्टिव फोर्सेस ऑफ रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन. तो यहाँ पर हमें ये चीजें समझ में आई अभी तक कि कैसे जो फ्रांस में डेमोक्रेसी होते हुए भी मोनार्की एस्टैब्लिश हुई और फिर अल्टीमेटली वो कंजर्वेटिव्स के हाथ में चला गया. इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. हाउ नेशनलिज्म एमर्ज्ड इन यूरोप, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जहां आपको बताया जाएगा कि हु वर द रियल हीरोज बिहाइंड ब्रिंगिंग nationalism or the behind making nation states. Till then, you can watch these videos, understand the concepts and share the feedback.